जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो संस्था, वो एजेंसी जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करे, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल से ही आप समझ रहे होंगे, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए काम करे, सिर्फ अमेरिका के लिए काम करे, सिर्फ चाइना या सिर्फ जापान। नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो संस्था होती है जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के लिए काम करती है। इसके अलावा अब ये काम क्या करती है, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के लिए तो करती है, पर काम क्या होता है, ये जो है ना, जितने भी मान लीजिए कि कोई दो कंट्री के बीच में वॉर होने वाला है, तो उन सब मैटर को संभालने का काम करती है, वहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने का काम करती है, उन झगड़ों को सुलझाने का काम करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम यूएन के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। फिर उसके अलावा डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर बेसिकली द व्हाट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट इंटरनेशनल लेवल। तो देखते हैं कि यूएन का क्या सीन है, कैसे यूएन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले यूएन का इवोल्यूशन हुआ था। देखिए, इससे यूएन के इवोल्यूशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ ना कि ये यूएन एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन उभर के आया। मतलब लीग ऑफ नेशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ सम इनकेपेसिटी इन इट, कुछ कमियां रही होंगी, तो फिर यूएन स्टैब्लिश हुआ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था। 1945 में बना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था यूएन। फिर क्या होता है कि यूएन ने 51 स्टेट्स के साथ साइन किया था एग्रीमेंट। अब 51 स्टेट मतलब 51 कंट्रीज़ जो कि यूएन के अंडर आती हैं, एंड हु विल वर्क फॉर यूएन एंड यूएन विल गिव इट सर्विस टू पीपल। के मतलब वो लोग यूएन के लिए काम करेंगे और यूएन उनके लिए काम करेगा। फिर 2011 में, अब देखिए, जब ये 1945 में बना था यूएन, तो इसमें 51 स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। 2011 में इसके 193 मेंबर हो गए थे, और यूएन के असेंबली में, यूनाइटेड नेशन असेंबली में 1 वोट ईच कंट्री को मिला था। मतलब हर कंट्री के पास 1 वोट था। जब भी वो मीटिंग्स वगैरह में जाते थे तो अपने उस वोट को यूज़ करते थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असेंबली में 1 वोट हर एक कंट्री के लिए था, और क्या था, जो इसके मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स हैं यूएन असेंबली में, वेर इज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 मेंबर हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एग्जिस्ट करते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएन को संभालने में। सेक्रेटरी जनरल इज़ द मेन, यू कैन से, person who have the whole power to handle all this stuff of यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज़ भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखती है, हेल्थ सर्वे करवाती है हर कंट्री का, कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, उसको कैसे ठीक करे, ऐसे वैसे काम WHO मेक श्योर करती है कि सॉल्व हो। फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरे जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सभी कंट्री का इकट्ठे यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है और उन कंट्री को ग्रोथ में हेल्प करता है। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया गया है यूएन में, जो कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जो है ये चिल्ड्रन फंड्स के लिए काम करता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, एंड मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स जो है ये, इसमें पूरा चिल्ड्रन के लिए फ़ंड इकट्ठा होता है और उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे ये पैसे लगाए जाते हैं। और बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी इनसे जुड़े हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा भी एक टाइम पे इसकी मेंबर थी, करीना कपूर खान भी यूनिसेफ से जुड़ी रही। ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल समथिंग, फुल फॉर्म इज़, आई कांट रिकॉल दैट, सॉरी। तो यूनेस्को भी जो है, इट्स वन ऑफ द
most famous or most growing agency which helps UN grow and its impact intact in the world. फिर कोल्ड वॉर के बाद यूएन में कुछ रिफॉर्म देखने को मिले, वो तो सेंसिबल सी बात है क्योंकि यूएन जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उसमें उस टाइम पे 2 सुपर पावर थी, रशिया एंड यूएस। फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूएस की हेजेमनी हो गई बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, तो यूएस जो है वन ओनली सुपर पावर बच गया था। तो यूएन अब क्योंकि रशिया और यूएस दोनों ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, तो अभी ख़त्म हो गया कंट्री, तो जाहिर सी बात है कि यूएन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वही कोल्ड वॉर के बाद इसमें रिफॉर्म किए गए थे यूनाइटेड नेशन के अंदर। पहला रिफॉर्म उन्होंने ये किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेस को बदल दिया था, क्योंकि पहले अब 2 सुपर पावर थे पर अब एक ही रह गया, तो सारा इंपॉर्टेंस उसको दिया गया, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस बदला गया। रिव्यू ऑफ इशू दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी यूनाइटेड नेशन के बस में था उन सब के इशू को ध्यान में रख के बनाया गया था। परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर स्टैब्लिशमेंट किया गया कि भाई ये परमानेंट, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होते हैं, वेयर एज यूएन असेंबली में ऐसे मेंबर होते हुआ नॉन परमानेंट, जो कि जब चाहे हट सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है अगर वो पॉलिसीज़ को ना फॉलो करे तो। और अगर उनकी अपनी मर्ज़ी भी उन्हें लग रहा है कि यूएन उन्हें अच्छे से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो खुद भी छोड़ सकते हैं। सो परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर बनाए गए यूएन में। और सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बची थी। यूएस और रशिया का रिलेशन इससे पहले तो अच्छा था, फिर चाइना और इंडिया जो है इस टाइम पे ग्रोइंग फास्ट पावर देखने को मिले, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे ये लोग, क्योंकि इंडिया तो नाम में था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना कोल्ड वॉर में ये रशिया के साथ था ना यूएस के साथ था। तो फिर इस टाइम पे इंडिया ने अपने डेवलपमेंट पे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम किया था, और इसलिए इंडिया और चाइना दोनों ही फास्ट ग्रो कर रहे थे एज अ पावर ऑल्सो। इकोनॉमी ऑफ एशिया ग्रोइंग अप, क्योंकि इस टाइम पे बताया ना जैसे कि इंडिया चाइना ये कंट्रीज़ किसी को खुले सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इनकी इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, पावर भी बढ़ रहा था, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली अपने ऊपर पूरा फोकस डाला था। सो दे वर ग्रोइंग एट एन रैम्पेंट रेस यू कैन से। न्यू सेट ऑफ चैलेंजिंग कन्फ्रंट वर्ल्ड, अब जाहिर सी बात है कि यूएन है, न्यू टाइम पीरियड है, न्यू एरा चल रहा है, यूएस सिर्फ यूएस की हेजेमनी हो गई है, ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, तो चैलेंजेस हैं उनको कन्फ्रंट करना है, तो यूएन अपनी पॉलिसी उसी के बेसिस पे बना रहा था, उसी के बेसिस पे सेट कर रहा था। इसके अलावा इसके रिफॉर्म और स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि मान लीजिए लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, इसमें ना रिप्रेजेंटेशन की कमी थी यूएन के अंदर, ठीक है, तो फिर ये एक रिफॉर्म किया गया। इसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर थे एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे, ये रिफॉर्म देखने को मिला यूएन के अंदर। पहले सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर थे, ठीक है, उसके काउंसिल, और फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, वेयर इज नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होती। वीटो पावर जो है एबॉलिश कर दी गई थी ऑन द डिमांड। अब क्या हुआ कि जो परमानेंट मेंबर थे उनके पास वीटो था, जैसे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। तो फिर ये जो बाकी कंट्रीज़ थी जो यूएन की मेंबर थी, उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपको वीटो एबॉलिश करना चाहिए। तो वीटो जो है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने डिमांड किया था, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद अब यूएन का जुरिस्डिक्शन कैसा है, कैसे जस्टिस करता है यूएन। सितंबर 2005 में ना एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें यूएन ने क्या किया था, यूएन का 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था। सितंबर 2005 में 60 साल हो गए थे यूएन को बने हुए, क्योंकि ये 1945 में बना था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 60th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था यूएन का, और इसमें सिचुएशंस देख रहे थे लोग। अब गैदरिंग हुई थी कि भाई कैसे यूएन जब बना था उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसा फंक्शन कर रहा है, ऐसे करके फिर पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया, एग्रीमेंट टू अचीव डेवलपमेंट गोल्स, टेररिज्म, इन सब टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है यूएन के जुरिस्डिक्शन में। मतलब यूएन जो है पूरे ऑल राउंडर जुरिस्डिक्शन पे भरोसा करता है और अपने मेंबर कंट्रीज़ की सेफ्टी को इंश्योर करता है। अब इंडिया और यूएन रिफॉर्म क्या था।
इंडिया, जैसे आपको पता है कि नाम का मेंबर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये किसी भी सुपर पावर के साथ कोल्ड वॉर में नहीं जुड़ा था। ये अपना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पूरा सेपरेट था। पर जब इंडिया और बांग्लादेश के जब इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था 1971 में फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो उस टाइम पे रशिया ने हमारी बहुत मदद की थी विद वेपन्स। तो इंडिया इनडायरेक्टली रशिया के साथ था, पर क्योंकि उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी ठीक थे, तो इंडिया वॉजंट सपोर्टिंग एनी ऑफ द सुपर पावर। तो फिर इंडिया यूएन का मेंबर रहा। इसने एज अ ग्रोइंग कंट्री, एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी अपना स्टैंड खुद लिया इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया को एक मौका मिला अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने का कि यस, इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री हु कैन compete with the सुपर पावर्स लाइक रशिया एंड यूएस। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में पीस था, इंडिया किसी वॉर से नहीं जूझ रहा था। तो इंडिया हैड काइंड ऑफ एटीट्यूड टू शो, यू कैन से, कि इंडिया पूरे तेवर में था कि भाई अभी तो हमारा ही बोलबाला है। ये वो नाम में भी इंडिया ने ही इस्टेब्लिशमेंट किया था नाम का। तो इंडिया वॉज एट अ रेप्यूटेशन एट दैट टाइम। सो दिस इज़ हाउ इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स हैपन। और यूएन में बहुत सारी पॉलिसीज़ इंडिया के लिए बनाई गई, इम्पोर्टेंस दिया गया, और इंडिया को एक स्पेशल प्लेस भी दी गई टू टेक डिसीजन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर यूएन जो है एक यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे इसने रोल किया। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कि एक ही सुपर पावर बची थी, विच इज़ यूएस आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यूएन के ज़्यादातर रिफॉर्म, यूएन की ज़्यादातर पॉलिसी उसी पे फोकस कर रहे थे, अमेरिका पे। और क्योंकि अमेरिका एक अकेला सुपर पावर था टेक्नोलॉजी के बेस पे, वेपन के बेस पे, तो सारी कंट्रीज़ उससे थोड़ी दब के रहती थी। तो यूएन भी जो है थोड़ा स्पेशल इम्पोर्टेंस देता था अमेरिका को। सो यूएन इन अ यूनिपोलर। यूएन की एजेंसीज़ बहुत सारी हैं, जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है इसके 189 मेंबर्स हैं। यूएन जो है इसमें अकेला 16.75 वोटिंग राइट्स इंजॉय करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड में। G8 मेंबर्स हैं इसके, जैसे यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा एंड रशिया। चाइना और सऊदी अरब का है मोर देन 52% वोट है आईएमएफ में, चाइना और सऊदी अरब और इन सब कंट्रीज़ को मिला के। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है मनी रिलेटेड इशू को सॉल्व करने में हर कंट्री, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, दे कैन गेट मनी फ्रॉम हियर and use it for the welfare of their own nation. So this is what IMF is used for. फिर इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था 1944 में बना था। एग्रीकल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इन सब पे वर्ल्ड बैंक बेसिकली फोकस करता है। और ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं ना, उनके इकोनॉमिक एजेंडा को क्रिटिसाइज़ करता है। मतलब जब वो कोई गरीब पुअर नेशन ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है, तो इट क्रिटिसाइज दैट। तो वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बनाया गया था एंड इट फोकस ऑन दीज स्टफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना था, 164 मेंबर हैं, पर किस में इसका एक सक्सेसर GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया था, विच हैज़ 164 मेंबर। IAEA एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसी भी बनाई थी, विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि ह्यूमन राइट पे ध्यान देती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स and works at the world level. So I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe.